हिड़मा की बटालियन ने आज तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। ये वो बटालियन है जिसके दम पर नक्सली आगे सशस्त्र मौवाद को जो है जारी रखना चाहते थे, लेकिन आज इसी बटालियन ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। आखिर इसके क्या मायने हैं, इसको बात करने के लिए संजय भैया है, इनसे ही बात करते हैं। भैया, आज ऑटोमेटिक हथियार और के साथ जो है नक्सली सरेंडर किए हैं, आखिर कौन नक्सली हैं वो, जो है उसके क्या मायने? आज जो तेलंगाना पुलिस के सामने हैदराबाद में, उसका सभी इंतजार कर रहे थे जब आज सुबह ये जानकारी आई कि तेलंगाना के सीएम के सामने ये समर्पण होने वाला है। अब क्योंकि इससे पहले जब देवजी का समर्पण हुआ तो हमने देखा कि तेलंगाना के सीएम जो है वो उस समर्पण में नहीं पहुंचे थे। वहाँ के जो डीजीपी हैं शिवधर रेड्डी, उन्हीं के सामने वो समर्पण हुआ था। देवजी सबसे बड़ा नक्सली। ऐसे में जैसी ये खबर आई कि आज के समर्पण में खुद सीएम रेवंत रेड्डी आने वाले हैं, तो सभी के मन में जिज्ञासा थी कि क्या ये सरेंडर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्योंकि लगातार ये खबर आ रही थी कि गणपति भी समर्पण कर सकता है, गणपति यानी कि नक्सल संगठन का सबसे वरिष्ठ चेहरा, तो ऐसे में सभी की उम्मीद थी। पापाराव और कुछ और लोग के भी नाम की जो है चर्चा हो रही थी। तो खैर 4 बजे समर्पण हुआ, और 4 बजे भी समर्पण हुआ। तो ये समर्पण महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नक्सलियों की सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक बटालियन, बटालियन नंबर 1 के 42 कमांडर ने या 42 लड़ाकों ने समर्पण कर दिया है पुलिस के सामने। ये वही बटालियन है जिसे हिड़मा लीड करता था, ये वही बटालियन है जिसे इस वक्त देवा लीड करता था, और इसके दम पर ही नक्सली इस पूरे सशस्त्र आंदोलन को जारी रखने का दावा करते थे। तो ये बटालियन जो है ये काफ़ी मुश्किल से इन्होंने तैयार की थी, और ये बटालियन जो है ये कई जवानों की हत्या के पीछे शामिल रही है। तो मैं बटालियन का एक बार स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये नक्सलियों का PLGA, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ आपको नज़र आएंगे कुछ नाम। पहला नाम नज़र आएगा आपको बटालियन इंचार्ज माड़वी हिड़मा का, जो बीते साल 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के इनकाउंटर में मारा गया। दूसरा नाम नज़र आएगा बारसे देवा का। ये कुछ दिनों पहले हमने देखा कि तेलंगाना में इसका सरेंडर हुआ। हालांकि जब मैंने देवा से बात की तो उसने कहा कि उसे गिरफ्तार किया गया है। तीसरा नाम था बटालियन के राजनीतिक इंचार्ज यानी कि पॉलिटिकल इंचार्ज सन्नू दादा का। ये वो नक्सली हैं जिन्होंने बीते दिनों सरेंडर किया जगदलपुर में। और चौथा नाम है इस बटालियन के डिप्टी कमांडर सोडी केसा का। अब जब ये तीनों ही जो कमांडर थे इस बटालियन के, ये या तो मारे गए, इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो सोडी केसा के हाथ में ही फिलहाल बटालियन की कमान थी। तो ऐसे में आज जब ये चेहरे सबके सामने आए तो सभी को इंतजार था सोडी केसा का कि सोडी केसा कहाँ है, लेकिन सोडी केसा नहीं आया। सोडी केसा के अलावा जब आप नीचे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर इस बटालियन का, तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि इसे नक्सलियों ने, माफ़ी चाहता हूँ मैं, इसे नक्सलियों ने 3 हिस्सों में बांट रखा था। मैं इसे एक बार फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसे नक्सलियों ने 3 हिस्सों में बांट रखा था। इसमें नक्सलियों ने एक कंपनी नंबर 1 बनाई थी, एक कंपनी हेडक्वार्टर बनाया था, एक कंपनी नंबर 2 बनाई थी। तो फिलहाल इसके कई बड़े नक्सली जो हैं वो फिलहाल आज सरेंडर कर रहे हैं, और इसके साथ ही वो अपने साथ 124 हथियार लेके पहुंचे हैं। जो हथियारों की तस्वीर आई है तामेश्वर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी संख्या में आपको AK-47, इंसास, LMG, SLR जैसी बंदूकें वहाँ नज़र आएगी। साथ ही ये नक्सली अपने साथ 5205 कारतूस लेकर, या कारतूस है इसके जो फायर आर्म्स के जो भी इसके गोला बारूद होते हैं, वो लेकर वो लोग पहुँचे हैं। तो यही वजह है कि सरेंडर को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अच्छा भैया, एक चीज़ और था, उस जब हम प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रहे थे उसमें कुछ स्टाफ लिखा हुआ था, देवजी स्टाफ। ये नक्सली कौन है, आखिर वो स्टाफ का क्या मतलब? हाँ, देखिए, दरअसल ये जो पूरे नक्सली थे, ये अलग अलग इन्हें कैटेगरी में फोर्स ने या पुलिस ने बांटा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने माना है बटालियन को। बटालियन क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छी तकनीक थी लड़ने की, इनके पास अच्छे हथियार थे। ऐसे में उन्होंने ये जिक्र किया है कि यहाँ बटालियन के कुल 42 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें 2 स्टेट कमेटी मेंबर लेवल के लोग हैं, इसके अलावा 3 DVC, ACM और 19 पार्टी मेंबर। तेलंगाना स्टेट कमेटी के भी कुल 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और इसके साथ अब तेलंगाना स्टेट कमेटी में मात्र 1 नक्सली बचा है। ये कंपनियों के कॉल जो आते रहते हैं, सभी से परेशान होंगे, हम भी खैर परेशान ही हैं।
तो फिलहाल तेलंगाना स्टेट कमेटी में सबसे खास बात यह है कि सिर्फ एक नक्सली एक एरिया कमेटी मेंबर बचा है, यानी कि जिस तेलंगाना से पूरे नक्सल संगठन की खासतौर पर इसका जो दूसरे चरण का नक्सल जो हमने आंदोलन देखा उसकी शुरुआत हुई थी तेलंगाना से। तो उस तेलंगाना में अब लगभग सारे नक्सली या तो मारे गए हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना स्टेट कमेटी में मात्र एक एरिया कमेटी मेंबर अब बचा हुआ है और कुल तेलंगाना से 7 नक्सली आते हैं, उस बारे में आगे हम बात करेंगे। तीसरा आपको यहाँ नज़र आएगा DKSZC के लोग हैं इसमें। DKSZC में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, एक महिला नक्सली, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद CRC के लोग हैं और CCM स्टाफ जो आप बात कर रहे थे। दरअसल ये वो नक्सली हैं जो अलग अलग सेंट्रल कमेटी जो मेंबर्स थे उनकी सुरक्षा में तैनात थे। बीते दिनों जो देवजी ने समर्पण किया, उसके साथ कुछ अन्य मल्लाराजी रेड्डी नक्सलियों ने समर्पण किया, ये उनकी सुरक्षा में तैनात थे। तो ये वो नक्सली हैं। इनके बाद आपको इनके नाम नज़र आएंगे। तो यहाँ आपको नज़र आएगा उइके कल्लू बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सली था। ये बटालियन के कंपनी नंबर 1 का कमांडर था। इसके अलावा यहाँ आपको कोरसा लक्कू नज़र आएगा, अलग अलग नाम नज़र आएंगे। और ये 130 माओवादियों के नाम हैं। ये 130 माओवादी हैं जो फिलहाल ऐसा माना जा रहा था कि जब देवजी ने समर्पण किया तो सभी ये सोच रहे थे कि आखिर देवजी आ गया, ये बाकी नक्सली कहाँ हैं। तो जो जानकारी ये मिली है वो इस तरह है कि ये नक्सली भी उस समय से ही लगातार तेलंगाना पुलिस के संपर्क में थे। कई नक्सली तो उनके पास पहुंच चुके थे, बाकी नक्सलियों का इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद आज एक सही समय देखकर इस पूरे सरेंडर को जो है पुलिस ने शो किया है। अच्छा भैया, इसमें दंडकारण्य स्पेशल जो जोनल कमेटी है उसके लोग भी सरेंडर किए। उसमें एक महिला का जो अभी जिक्र कर रहे थे वो कुछ अलग लग रही है, आखिर क्योंकि एक ही तेलंगाना का है, फिर बाकी सब जो है उस पूरे कमेटी में बस्तर के हैं, उसकी क्या कहा? वो जो महिला है, दरअसल हुआ क्या, जब ये पूरा सरेंडर हो रहा था तो तेलंगाना पुलिस की तरफ से एक लाइव लिंक जारी किया गया। उस लाइव लिंक में जो है, जब हम देख रहे थे, हम वहाँ बैठ के देख रहे थे और बाकी लोग भी देख रहे होंगे उस वक्त इस तस्वीर को, तो उस वक्त एक महिला ने सभी का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींचा। उसे CM रेवंत रेड्डी, ये CM रेवंत रेड्डी हैं, उनके बगल में DGP हैं शिवधर रेड्डी, ये B सुमिता हैं, ये बहुत अभी हाँ SIB की इंचार्ज हैं। तो ये वो महिला है चलासानी नवथा। अब इन्हें देख के लगता है बिल्कुल पढ़ी लिखी ये महिला होंगी और इसलिए सभी का ध्यान गया कि आखिर ये महिला कौन है जो जंगल के अंदर थी और आज इन हथियारबंद माओवादियों के साथ जो समर्पण कर रही हैं। तो जब इनके बारे में आप पता करेंगे तो इनका कैरेक्टर भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलासानी नौथा जो है वो नक्सलियों के रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल जो होता है, यानी नक्सलियों ने, जैसे हमने एक भूमकाल स्कूल की हमने कुछ दिनों पहले एक तस्वीर दिखाई थी, नक्सलियों ने अपना एक खुद का पाठ्यक्रम बनाया। वो अपनी माओवादी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने के लिए इस पाठ्यक्रम को जनता तक पहुंचाते थे और उसके लिए एक बाकायदा उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया था। एक इसका बहुत महत्वपूर्ण नक्सली था सुधाकर, जो मारा गया बीजापुर के इलाके में, जिसे फोर्स ने CC मेंबर कहा लेकिन नक्सली उसे DKSZC मेंबर ही कहते थे। तो ये भी DKSZC मेंबर थी और उस रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल जो है, जिसे नक्सली पुलिस जो है माओवादी पॉलिटिकल स्कूल कहती है, मोपोस कहती है, उसकी ये फिलहाल प्रमुख थी। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ चीज़ों को रोकने बोला गया है, लेकिन इसका परिवार जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था नक्सल संगठन के लिए। इसके पति जो हैं वो एडवोकेट रहे हैं और वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, VV बालकृष्ण। तो ये एक महत्वपूर्ण नक्सली है जिन्होंने आज समर्पण किया। इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि DKSZC के भी कई नक्सली हैं जिन्होंने आज समर्पण किया है, जिसमें कुडेम कन्हैया भी एक है, DVC मेंबर था और ये भी जो है वेस्ट बस्तर का काफ़ी महत्वपूर्ण नक्सली माना जाता था। और इसके अलावा जो बाकी नक्सली हैं वो भी महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वो अंतिम नक्सलियों का दल था जो हथियार लेकर लड़ने की क्षमता रखता था। तो अब फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि अब ऐसा कोई भी नक्सली नहीं बचा है जो इस लड़ाई को आगे जारी रख सके। अभी भी हालांकि कुछ नाम बच गए हैं, जैसे सोडी केसा के मैंने नाम बताया, तो सोडी केसा के बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी भी कर्रीगुट्टा की पहाड़ी पर, क्योंकि ये लोग उस ओर थे, तेलंगाना की ओर थे, कर्रीगुट्टा की पहाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर है। ऐसे में कुछ नक्सली जो है वो इस ओर हैं, कुछ नक्सली उस ओर हैं। तो ये नक्सली जो है वो तेलंगाना की ओर आगे बढ़ गए और उन्होंने समर्पण कर दिया। सोडी केसा जो है वो अभी भी इस ओर है और अपने साथ
के 10-12 साथी जो है अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा हम बात करें पापा राव की, क्योंकि बहुत चर्चित वो नेता है नक्सली, तो वो भी अपने 10-12 साथियों के साथ जो है फिलहाल जंगलों में मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन नक्सलियों के समर्पण के बाद कुल 130 माओवादियों ने समर्पण किया है। अब 50 से 60 की संख्या में नक्सली कुल डीकेएसजेडसी के इलाके में बचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है नक्सलियों ने 3 जादुई हथियारों की बात कही थी। उसमें से एक जो था वो पीएलजीए था, यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, तो वो आज पूरी तरह से खत्म हो गई है, ऐसा दावा किया है आज तेलंगाना पुलिस ने। और अभी मेरे छत्तीसगढ़ पुलिस कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका भी ये कहना है कि आज जो है लगभग इसे नक्सलवाद के बस्तर के अध्याय का तो लगभग खात्मा जो है माना जाएगा। ये जो सूड़ी केसा और पापाराव जो बचे हैं वो भी मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-5 दिनों में इनकी से जुड़ी कुछ खबर जो है वो आ जाएगी। हाँ, अब इसके बाद पुलिस ने एक और बात कही है तेलंगाना की। उन्होंने ये बताया है कि अब कुल कितने नक्सली तेलंगाना से सक्रिय हैं। उन्होंने बताया है कि तेलंगाना जो एक वक्त नक्सल संगठन की जननी था, सबसे अधिक नक्सली यहाँ से निकले, सबसे बड़े नक्सली यहाँ से निकले, वहाँ से मात्र अब 7 नक्सली बचे हुए हैं। इनमें से एक ही नक्सली है जो एरिया कमेटी मेंबर है, वो तेलंगाना के अंदर सक्रिय है। बाकी 6 नक्सली तेलंगाना से बाहर सक्रिय हैं। इनमें 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं। एक का नाम है गणपति मुप्पला लक्ष्मण राव, वो नक्सली जिन्होंने 15 साल तक नक्सल संगठन की कमान संभाली। 2004 में जब सीपीआई माओवादी पार्टी का गठन हुआ, यानी कि जब पीडब्ल्यूजी यानी कि पीपुल्स वॉर ग्रुप और एमसीसी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर दोनों का विलय हुआ, तो यही गणपति था जिसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और इसी के हस्ताक्षर से, इसके और एमसीसी के प्रमुख प्रशांत बोस के हस्ताक्षर से आज जो हम नक्सल संगठन देखते हैं सीपीआई माओवादी पार्टी, उसका उदय हुआ था। तो 2004 से 2018 तक ये गणपति उस माओवादी पार्टी का प्रमुख बना रहा और अभी ऐसा माना जाता है कि बीते 2 सालों से ये बस्तर में नहीं है, ये बस्तर से बाहर निकल गया था। इसके बारे में काफ़ी खबर आई कि इसका सरेंडर होने वाला है। कुछ अभी खबर आई कि इसकी लास्ट लोकेशन नेपाल मिली है और नेपाल से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है या इसने भी सरेंडर कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है 31 मार्च को, क्योंकि नक्सल संगठन का इससे बड़ा चेहरा पूरे देश में कोई नहीं हुआ है। जब आप गणपति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आज जो कुछ आप नक्सलवाद के बारे में देखते हैं उसे अपने हाथों से अगर किसी ने लिखा है तो वो व्यक्ति गणपति है। जितने नक्सलियों की बीते दिनों आपने खबरें सुनी, इनका अगर कोई गुरु रहा है तो वो गणपति है। पेशे से ये शिक्षक था नक्सल संगठन में शामिल होने से पहले और अभी भी नक्सल संगठन का ये गुरु जैसा ही था। ये सेंट्रल कमेटी का स्थायी मेंबर है, यानी बाकी नक्सली तो आते जाते रहेंगे लेकिन ये हमेशा सेंट्रल कमेटी में बना रहेगा। इससे इसका कद जो है वो समझ आता है। तो ये अपनी पत्नी के साथ लापता था और ऐसा माना जाता है कि नेपाल में इसने शरण ली थी और अब ये भी वापस आ रहा है। हो सकता है कि 31 मार्च को सरकार फोर्स इसे शो करे, इसका सरेंडर दिखाए, इसकी गिरफ्तारी दिखाए और आधिकारिक तौर पे ये घोषणा कर दे कि अब देश से नक्सलियों का सशस्त्र बल जो है वो अब खत्म हो चुका है। तो हो सकता है अगर वो उनकी गिरफ्त में हो तो इसे कुछ दिन रोका जाए और इसे एक प्रतीक के तौर पर जो है पुलिस द्वारा शो किया जाए। तो हाँ, इसके अलावा जो है कुल 3 सीसी मेंबर बचे हैं। इसमें हमें मिसिर बेसरा का जिक्र भी करना चाहिए क्योंकि अब वो अंतिम पोलित ब्यूरो मेंबर है जो फिलहाल झारखंड में सक्रिय है और ऐसा माना जाता है कि सारंडा के जंगल में वो है और उसके साथ 50-60 उसके साथी हैं और ये अंतिम टीम बची है झारखंड में जो फिलहाल हथियारों को लेकर सक्रिय है और जिसमें कुछ बड़े नेता असीम मंडल जैसे कुछ बड़े नेता भी जो हैं जिसमें बचे हुए हैं। तो लगभग नक्सलियों के एक पूरे के पूरे 60 साल का आंदोलन है तामेश्वर। जब इस बारे में हम बात करते हैं, जब ऑफ द रिकॉर्ड भी चर्चा करते हैं तो कितनी ही तस्वीरें जो है वो आंखों के सामने घूमती रहती है। कितनी यादें हैं, जो कितनी घटनाएं हमने देखी, कितने जवानों की शहादत हमने देखी। वो दीवार भी दिखाना संजू, ये दीवार जो है मुझे लगता है ऐतिहासिक दीवार है। हम लोग जहाँ इस वक्त खड़े हैं ये शहीद स्मारक है जगदलपुर का और पीछे जो संजू अब जो दीवार दिखा रहे हैं ये ऐतिहासिक दीवार है। इसमें 1200 जवानों के नाम लिखे हुए हैं। ये वो 1200 जवान हैं जिन्होंने साल 2000 से अब तक इस नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी है, शहादत, और आज उनके शहादत का ये परिणाम है। सरकारें अपनी पीठ थपथपाते रहें लेकिन जो असल श्रेय जो जाता है
वो इन जवानों का जाता है। और इसमें हर तरह के जवान हैं, हर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं। और देश भर में जब इनकी संख्या आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हजारों जवानों ने अपनी शहादत दी। और ये जवान जब इनके नाम आप पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वो दीवार है। कभी मुझे लगता है उस दीवार के ऊपर कहानी करनी चाहिए। उस जब दीवार को आप पढ़ते हैं तामेश्वर, तो एक खास बात नज़र आती है। हर जवान जो था वो देश के एक अलग कोने से आया हुआ था, उसका कोई धर्म नहीं था, उसकी कोई जात नहीं थी। वो सिर्फ एक जवान के तौर पर बस्तर पहुंचता है, अपनी ड्यूटी करता है और इस बीच नक्सल हमले में शहीद हो जाता है। तब आप ये हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें जो है तब वहाँ नज़र नहीं आएगी। मुस्लिम जवानों के नाम भी लिखे हैं, क्रिश्चियन जवानों के नाम लिखे हैं, आदिवासी जवानों के नाम लिखे हैं, नॉर्थ ईस्ट के जवान हैं, कश्मीर के जवान हैं, हर तरह के जवान जो है वहाँ आपको नज़र आएंगे। पूरे देश के आए हुए, केरल से आए हुए जवान नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। मुझे लगता है कि जितने भी पत्रकार इसे कवर कर रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम को जो 60 सालों तक जारी रहा, जिसने हजारों जवानों की जानें तो ली ही, हजारों नक्सली भी मारे गए, हजारों आम नागरिक भी मारे गए। 2200 से ज़्यादा नागरिक तो सिर्फ बस्तर के हैं जो अलग अलग घटनाओं में मारे गए हैं। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को दर्ज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आने वाले समय में जब इस बारे में बात होगी तो ये बातें ज़रूर होगी कि आखिर 2 सालों में सरकार और फोर्स ने ऐसा क्या किया कि इसका एकदम खात्मा हो गया। उन नक्सलियों के बारे में बात होगी जिन्होंने समर्पण की राह चुनी। सोनू दादा, रुपेश दादा जैसे लोगों की बात होगी जिन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, अपने साथ 270 माओवादियों को लेकर आए और उन्होंने संदेश दिया कि ये जो पूरी लड़ाई है ये हथियारों के बिना भी जारी रखी जा सकती है। और आज जब ये सब कुछ खत्म होता हम देख रहे हैं, क्योंकि अब तो लगभग ये ख़त्म हो ही गया है, अपने अंतिम पड़ाव पे है, तो ये सारी बातें जो है याद की जाएगी और इसे सभी सीखेंगे। इस तरह के आंदोलन इतने हथियारबंद, इतने खून खराबे तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हाँ, सरकार के खिलाफ जो है आप अपनी बातें बुलंदी से रख सकें, इतनी छूट हर किसी को मिलनी चाहिए। और जब इस तरह के आंदोलन को आप देखेंगे तो समझेंगे कि इसे इतना हिंसात्मक नहीं होना चाहिए था। अंत में आप ये देखते हैं कि ये देश तो गांधी का ही है और गांधी के रास्ते पर जो है आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो सरकारें भी इससे सब सीखें। सरेंडर में भी चीज बोला गया है। हाँ, ये बोला जाएगा, ये हमेशा बोला जाएगा और जनता भी इस बात को सीखे, जनता भी इस बात को समझे कि अपनी बात रखने के लिए एक व्यवस्था हमारे देश में दी गई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए अपनी बात को रखेंगे। तो आने वाले वक्त पे लगातार इस बारे में चर्चाएं जो होगी, मुझे लगता है कि हमें एक अलग से कई बार इस पर एक सीरीज़ करनी चाहिए कि आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, अपने चरम पे कब गया, कैसे गिरा, और जब ये नक्सली कहते हैं कि हमने कुछ गलतियां की, उन गलतियों के बारे में बातचीत जो है वो करनी चाहिए। तो तामेश्वर, इस बारे में लगातार जो है मुझे लगता है बातचीत करनी चाहिए। बाकी पत्रकार भी लगातार बातचीत कर ही रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसके दस्तावेजीकरण करना इसका जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिलहाल एक ये महत्वपूर्ण सरेंडर था। 130 माओवादी, जो अंतिम माओवादियों की बड़ी खेप थी, वो जो है अब तेलंगाना में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब जो नक्सली आएंगे उनकी संख्या इतनी नहीं होगी। अब तो मुझे लगता है कि पूरे देश में बमुश्किल 150 या 200 माओवादी जो हैं वो हथियारबंद जो होंगे वो बचे होंगे। भैया, मेरा एक सवाल था, माओवादियों का जो तेलंगाना का जो कैडर था, मतलब ये कह सकते हैं कि माओवादियों का तेलंगाना युग जो है, वो खत्म हो गया है पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप ये समझिए कि 2023 तक सिर्फ तेलंगाना से नक्सल संगठन में 11 सीसी मेंबर थे। यानी कि जितने भी बड़े नक्सली हैं जो देश भर में नक्सल संगठन को संचालित कर रहे थे, पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, ये सभी जो है ये तेलंगाना के थे। बसवराजू जो है वो आंध्र से आता था। अगर आंध्र तेलंगाना को जोड़ दिया जाए तो फिर तो और संख्या बढ़ जाती है। ये घटकर अब मात्र 2 रह गई है। उसमें भी गणपति जो है वो अंडरग्राउंड है और पुनसुरी जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है नहीं मिल पाती। वो ऐसा बताया जाता है कुछ टेक प्रभाकर के नाम से वो जो है झारखंड में ही सक्रिय है। तो अब वो तेलंगाना से शुरू हुआ, जो आपने बोला एक पूरा युग जो था, श्रीकाकुलम आंदोलन के तौर पे ये शुरू हुआ और उसके बाद ये पूरे देश भर में जो है फैलता गया। क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में ये शुरू हुआ था, जब 70 में लगभग इसका दमन कर दिया गया और उसके बाद जब इसका दूसरा लेयर जब आया, दूसरा जो ये चरण जब आया नक्सल आंदोलन का, तो वो श्रीकाकुलम से शुरू होता है और फिर देश भर के अलग अलग हिस्सों में फैलता है। तो तेलंगाना के नक्सलियों ने ही इसे जो है पूरे देश भर में फैलाया।
तो वो लगभग अब अंत जो है उसका हो चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है और जो हम कह रहे हैं कि इस बारे में लगातार बातचीत जो है हम करेंगे आगे। तो ये संजय भैया थे, आज जो सरेंडर हुआ है तेलंगाना में, जो नक्सली सरेंडर किया है उसको लेकर बता रहे थे कि किस तरीके से अब एक तरह से माओवादियों का तेलंगाना युग समाप्त हो गया है। बचे खुचे कुछ नक्सली हैं बस्तर में, वो भी अब जल्दी जो है 31 मार्च से पहले सरेंडर कर सकते हैं।